हाँ बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज की जो अपनी क्लास है वन लाइनर क्लास जो अपन नीट और आईसीआर के लेकर आते हैं, जो अपनी सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू। और ये जो है अपन आज डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के बारे में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है वन लाइनर की, अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है। बच्चा जानता है अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म अगर आपको पूछे तो क्या बताओगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और इसको क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। अगला कह रहा है कि सर राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम जो मिलकर बना होता है वो किस किस से होता है, तो दो जो है एमआरएनए और प्रोटीन से इसका गठन होता है। तो राइबोसोम का निर्माण किन किन से होता है, एमआरएनए तथा प्रोटीन। अगर आपको बोलते कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो वो भी अपना क्या है, राइबोसोम है। अगला कह रहा है कि सर नाइट्रोजन सार जो होता है आरएनए में कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन सार दो होते हैं अपने पास, प्यूरिन व प्रीमिडिन। अगर प्यूरिन की बात करते हैं इसके अंदर आता है एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को अपन ए से लिखते हैं और ग्वानिन को अपन जी से लिखते हैं। अगला कह रहा है सिर्फ प्रीमिडिन में कौन कौन आता है, प्रीमिडिन में 3 आते हैं, यूरेसिल आता है, साइटोसिन आता है। और अगर अपन आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरेसिल रहेगा। अगर अपन डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, थाइमिन आ जाता है। तो 3 आता है प्रीमिडिन में, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन अपन आरएनए का संगठन बता रहे हैं तो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यूरेसिल। इसको यू से करते हैं और इससे सी से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है डीएनए, तो अपने बोला डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है, राइबोज क्या है यहाँ पे राइबोज प्रोटीन है। और प्रोटीन का इसका जो सूत्र है नीचे अपन पढ़ेंगे, देखो ये रहा C5H10O4, इसका अपन मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे। अगला कह रहा है एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की बात करें तो कैसा है, एक बहुलक होता है। और ये बहुलक किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का और साइड्स का होता है। अगर आपको एकलक इकाई पूछे तो आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। रहा है ना, डीएनए एक अगर बहुलक है तो बहुलक की तो कोई तो इकाई होगी और उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला कह रहा है सर जीवाणु भोजी डीएनए जो होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि हर डीएनए जो मिलकर बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड किस इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसीलिए अपन डीएनए को क्या बोला है, एक लंबा बहुलक बोला है। तो 5386 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जीवाणु भोजी के डीएनए में पाया जाता है। अगला कह रहा है देखो जी, इसका अल्फा 176 के अंदर, और जीवाणु भोजी में कितना है, 48,502 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगला कह रहा है सर डीएनए की जो लंबाई होती है नाइट्रोजन क्षार वह न्यूक्लियोटाइड पे निर्भर करती है। कितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार है, यही अगर डीएनए की लंबाई को निर्धारित करते हैं। अगला कहता है कि इकोलाई के अंदर से नाइट्रोजन क्षार देखा आ जाए तो इकोलाई के अंदर कितने होते हैं, 4.6 × 10⁶ नाइट्रोजन क्षार इकोलाई के अंदर पाए जाते हैं। अगर मानव डीएनए की बात करते हैं तो मानव डीएनए में क्षार कितने पाए जाते हैं, तो 3.3। एनसीईआरटी में ये 3 × 10⁹ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगला कह रहा है सर डीएनए का संगठन क्या होता है, डीएनए के संगठन में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, शर्करा पाया जाएगा और फास्फेट पाया जाएगा। अगर अपन नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो इसमें प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है। अब देखो प्यूरिन के अंदर तो सेम होता है एडिनिन और ग्वानिन, लेकिन अगर पिरिमिडीन की बात करते हैं तो क्या जाता है, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए की बात कर रहे थे तो यूरेसिल लिखा था अपन ने, और डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे थाइमिन आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है सर, इसके अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए के अंदर शर्करा पाई जाती है। और इस शर्करा के अंदर अगर आपको पूछ ले कि कितने कार्बन होते हैं तो कार्बन की संख्या आपको 5 बतानी है। रहा है ना, पूछा जाता है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के पास कितने कार्बन की संख्या होती है, तो 5 होती है। फॉर्मूला अगर इसकी बात करें तो C5H10 और O4, इसका डीऑक्सीराइबोज का क्या होता है फॉर्मूला। अगला कह रहा है सर फास्फेटिक समूह क्या होते हैं, फास्फेटिक समूह पाए जाते हैं। फास्फेटिक समूह की वजह से ही अगर अपन बात करें डीएनए का जो आवेश पाया जाता है वो ऋणात्मक होता है, इसी की वजह से। और अगर बोला जाए कि डीएनए कैसा होता है प्रकृति में, तो कैसा दिखाई देता है, अम्लीय प्रकृति का डीएनए होता है। और उस पर आवेश की बात करें तो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। और किसकी वजह से पाया जाता है, तो आप बोलोगे फास्फेटिक समूह की वजह से डीएनए पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक। अगला कह रहा है सर न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो सारे का सारा डीएनए का जो संगठन अपन पढ़ के गए, फास्फेटिक समूह, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर बात करें सर न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ शर्करा आएगा और नाइट्रोजन क्षार आएंगे। हाँ है ना, एब्सेंट क्या रहेंगे, फास्फेट समूह
न्यूक्लियोटाइड में एब्सेंट रहते हैं, साइड में तीनों के तीनों पाए जाते हैं। अगला सर, अगला क्या कह रहा है, चारागाप का नियम क्या होता है, तो AG/TC रहा है ना, बराबर अगर एक आता है, इक्वल आता है, तो ये चारागाप का रूल है, ये बताता है चारागाप की एडिनिन ग्वानिन बटा थाइमिन और साइटिन का जो अनुपात है, रेशियो है, लास्ट में हमारे पास कितना आना चाहिए रे, 1 आना चाहिए। रहा है ना। अगर बात देखो, एजी वाले क्लास में तो इसकी ट्रिक बता के जाते हैं अपन, एजी वाले बच्चे बोलते हैं कि एजी वालों को टीसी दे दो, एजी वाले थोड़े बदमाश होते हैं, इसलिए इनको क्या कर दो रे, टीसी दे दो। तो याद रख लेना आप भी सभी लोग, ये बच्चों के द्वारा ही बताया गया है मेरे को भी, एजी वालों को क्या दे दो, टीसी दे दो। अगला कह रहे हैं सर, चारागाप का नियम जो होता है वो एसएसडीएनए व आरएनए पे लागू नहीं होता। ये जो नियम है अपने चारागाप का, एजी वालों को टीसो दे दो, जो आ रहा नियम, ये किस पे निर्भर नहीं करता, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए पे निर्भर नहीं करता, ड्यूलडी डीएनए पे ही करता है। अगला कह रहा है सर, इसका जो अनुपात है 1 अनुपात रहेगा क्या सर हमेशा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट में इसमें 1 से ज्यादा, 1 से कम आएगा, और यूकैरियोट में क्या हो जाता है, 1 से ज्यादा आ जाता है। सर बात करें सर मानव में कितना होता है इनका अनुपात, अगर अपन बात करते हैं लास्ट वाला, तो 1.53 आता है, और इकोलाई मतलब प्रोकैरियोट की बात करें तो 0.93 इनका मान होता है। अगला कह रहा है सर, ग्रिफिथ जो है, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे कार्य किया था, और इन्होंने इस पे कार्य करने के बाद में क्या बोला भाई साहब, ग्रिफिथ कौन थे, वही थे जो 2 कॉलोनी प्राप्त की, आर और एस। इकोलाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का संवर्धन कराने के बाद में उनको 2 कॉलोनी प्राप्त हुई, एस और आर। अगर एस कॉलोनी को जब उन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश करवाया, तो वो चूहा क्या रहा भाई साहब, अरे बोलो, चूहा मर गया। और फिर उसको क्या किया रे, उसने आर कॉलोनी को प्रवेश करवाया, तो चूहा क्या रहा रे, जिंदा रहा। और फिर इसको गर्म करके डाला, तो चूहा इसमें जिंदा रहा और इसमें मर गया। वही है ग्रिफिथ साहब अपने। अगला कह रहा है सर, टोटल कोडोन कितने होते हैं, 64 होते हैं, और नॉन सेंस कोडोन कितने होते हैं, इनमें जो होते हैं 3, और सेंस कोडोन कितने होते हैं, 61। इन सभी कोडोनों की बात अपन करते हैं, कौन इसमें प्रारंभिक कोडोन है, कौन समापन कोडोन है, सारी अपन बात करेंगे। एक कोडोन कितने मतलब किस प्रकार के होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं या डुप्लेट होते हैं या फिर सिंगलेट होते हैं, ये अपन बात करेंगे। और एक जो कोडोन होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ये सारी बात करने से पहले मैं बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आपको ये याद रखना ही रखना है चारागाप का नियम क्या कहता है, और ये जो 2 हैं टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। फास्फेटिक समूह जो होता है वो शर्करा प्लस नाइट्रोजन सार, ये मिलकर जब बनते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो शर्करा प्लस नाइट्रोजन सार मिलाकर क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इधर से जो अपन ने बात की थी कि नाइट्रोजन सार इसमें पाए जाते हैं, किसमें, डीएनए में, तो क्या होगा, प्यूरिन और पिरिमिडिन। बस मुद्दा है कि इसका प्यूरिन तो सेम रहता है डीएनए और आरएनए का, अगर बदलता है तो कौन बदलता है, पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन में कौन बदलता है, यूरेसिल। किसकी जगह आता है, थाइमीन की जगह आता है। अगर यहां से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर इनमें दोनों में से स्थायित्व ज्यादा किसका होता है, डीएनए ज्यादा स्थायी होता है या फिर आरएनए ज्यादा स्थायी होता है, तो डीएनए का स्थायित्व अपन क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। और इसका जो रीजन है कि ज्यादा क्यों है, तो थाइमीन की वजह से अपन क्या कहते हैं, इसको अधिक स्थायी होता है डीएनए। डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन पूछने वाला, एक तो ये स्थायित्व का पूछता है कि सर ज्यादा स्थायी कौन है, डीएनए या आरएनए, तो डीएनए होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थाइमीन पाया जाता है और यहाँ क्या पाया जाता है, यूरेसिल, जो कम स्थायी होता है थाइमीन की जगह से। अगला कहता है कि सर डीएनए के अंदर जो ऋणात्मक पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है, आवेश कैसा होता है डीएनए पे, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक जो पाया जाता है वो फास्फेटिक समूह की वजह से इस पे पाया जाता है। अगर किसी भी के ऊपर अगर अपन बात करते हैं कि ऋणात्मक आवेश है और ये फिर किस प्रकार की प्रकृति दर्शो करेगा हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, तो ये एसिडिक करता है। कैसा करता है, एसिडिक नेचर का रहता है, मतलब अम्लीय प्रकृति शो करता है। इसके अलावा देखो ये नाइट्रोजन सार एनसीईआरटी के डाटा है जो आपने छाप लिए, बाकी अगर कोई पूछता है तो ठीक, वरना अपन को डायरेक्ट याद रखना है इनको। अब अगला अपन और देखते हैं इसी के साथ इसके कोडोन के बारे में, तो देखो। हाँ तो बालको, अगला अपना क्वेश्चन है
प्रारंभिक कोडॉन जो है वो कौन सा है? अगर टोटल कोडॉन की अपन बात करें तो अभी बात की टोटल कोडॉन कितने होते हैं? 64, जिनमें से 61 अपन ने क्या बोला? सेंस कोडॉन, और 3 जो कोडॉन अपन ने पढ़ा वो कौन सा है? नॉन सेंस कोडॉन, मतलब समापन कोडॉन की बात की। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक कोडॉन कौन से हैं सर? तो AUG होता है, और ये AUG जो प्रारंभिक कोडॉन होता है वो किसको कोडित करता है? तो मिथियोनिन को कोडित करता है। ये भी क्वेश्चन है, प्रारंभिक कोडॉन कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास यही आ गया कि AUG होता है प्रारंभिक कोडॉन, बहुत बार आया हुआ है। और उस ये जो होता है प्रारंभिक कोडॉन किसको कोडित करता है? तो ये मिथियोनिन को कोडित करता है। अगला कह रहा है स्टॉप कोडॉन है वो कौन से हैं? कोडित नहीं करते हैं। स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, समापन कोडॉन होते हैं, वो किसी को भी कोडित नहीं करते हैं। और ये इनकी संख्या अपन ने जानी कितने थे? 3 थे। तो देखो कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? UAG है, UAA है और UGA है। ये 3 कोडॉन हमारे पास है। अगला कह रहा है सेंट्रल डोग्मा जो है, ये सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? तो क्रिक ने दिया। और इसके अंदर क्या बताया जाता है? देखो, अगर अपन DNA से RNA के पास जाते हैं तो क्या होता है, और RNA से प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोला गया है? सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग देखो, DNA से DNA का बनना क्या कहलाता है ब्रो? रेप्लिकेशन कहलाता है। और DNA से अगर RNA बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी क्या होती है इसकी? अनुलेखन कहते हैं इसको, अनुलेखन। और इसको क्या कहते हैं? अनुवाद, अनुवाद। तो देखो DNA से अगर DNA ही बन रहा है तो ये तो हो गया रेप्लिकेशन। DNA से अगर RNA बन रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से अगर प्रोटीन बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं अपन? ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, अगर RNA से वापस अगर DNA बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला कह रहा है ओपेरॉन की बात करते हैं। ओपेरॉन के अंदर देखो जीन आती है, एक संरचनात्मक जीन आती है, इसके बारे में देखते हैं। संरचनात्मक जीन जो होती है वो 3 जीनों से मिलकर बनी होती है, Z, Y और A, 3 से मिलकर बनी होती है। तो देखो Z जीन जो होती है वो क्या होती है? बीटा ग्लैक्टोसाइड को कोडित करती है। और ये बीटा ग्लैक्टोसाइड क्या होता है? ये लैक्टोज का पाचन करता है, मतलब लैक्टोज को क्या करता है? तोड़ता है। जैसे लैक्टोज अगर अपन कर रहे हैं तो इसको तोड़ रहे हैं, देखो कैसे? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ रहे हैं। अगला था वाई जीन। वाई जीन जो होता है प्रीमिएज का कूट करती है। वाई जीन जो होता है प्रीमिएज का कूट करती है। और ये प्रीमिएज का काम ये पूछ ले कि क्या कार्य है भाई इसका, तो ये क्या करती है? बीटा ग्लैक्टोसाइड की पारगम्यता को बढ़ाने का कार्य इसका होता है। अगला लास्ट है ए जीन। और ए जीन क्या करती है? ट्रांस एसिटाइलेज का कूट करती है, लेकिन इसका कार्य अभी तक क्या है? अज्ञात कार्य है। इसके बारे में अभी तक कार्य के बारे में कोई सूचना हमारे पास नहीं है, और नहीं अभी तक इसकी सूचना मिली है वैज्ञानिकों को। अगला कह रहा है मानव जीनोम परियोजना कब दी या कब इसका हुआ स्थापना? तो ये 1990 के अंदर मानव परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना में खर्च होने वाली कुल राशि कितनी है? अमेरिकन डॉलर है। ये 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर इसके अंदर खर्च हुए। अगला कहता है इन सभी को प्रत्येक प्रश्न में अगर आपके बात कर दें, अगर अपन कहें कि DNA के बारे में अपन कहाँ लिखा जाए, DNA जीनोम के बारे में, DNA जीनोम के बारे में अभी तक कितने लिखे गए हैं, तो देखो जो पैसा खर्च किया था वो किस चीज पे किया गया था, तो देखते जाओ। अगर अपन 1000 अक्षरों की अगर एक पेज में लिखे हैं, 1000 अक्षरों को अगर एक पेज में लिखे हैं, तो ऐसी 1000 पेजों की किताब होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें हर एक पेज में कितने अक्षर लिखे जाने चाहिए? 1000 लिखने चाहिए। और इस प्रकार से टोटल किताबों की संख्या पूछे तो वो कितनी? 3300 किताबें होनी चाहिए। मतलब DNA जीनोम को लिखने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक क्या कितनी किताबें लिखी है? 3300। और हर किताब में कितने पेज है? 1000। और हर एक पेज में कितने अक्षर लिखे गए? 1000 अक्षर लिखे गए। आवश्यकता पड़ती तब जाकर DNA की सूचना के बारे में लिखा गया। अगला करता है प्रथम गुणसूत्र में कितनी जीन होती है? अगर अपन प्रथम जीन की गुणसूत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीनों की संख्या है वो कितनी है? 2968 है। अगला कह रहा है वाई गुणसूत्र में कितनी जीन पाई जाती है? तो सबसे कम जीन जो है वो किस में पाई जाती है? वाई गुणसूत्र में, वो 231 जीन पाई जाती है। अगला कह रहा है 2 फुल फॉर्म है आपके पास, BAC। ये क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं इसको, मतलब जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ, NCERT के अंदर है। अगला कह रहा है YAC, इष्ट कृत्रिम गुणसूत्र कहते हैं इसको।
सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट तो सर यही है जो आपको बात प्रतिकृति अगर पूछे, प्रतिकृति को क्या कहते हैं? प्रतिकृति क्या है इसमें? रेप्लिकेशन है। अगर डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है तो रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो ये क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। सर इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर प्रोटीन की आनुवांशिक सूचना को स्थानांतरित किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और जो ये जीन है, लेकोपेरोन के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। और लेकोपेरोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। लेकोपेरोन को क्या करता है ना, लैक्टोज की उपस्थिति में इकोलाई के अंदर अपन उसको देखते हैं। अगर लैक्टोज प्रेजेंस में अपन इसको करवाते हैं तो हमारे पास जो लेकोपेरोन होता है वो क्या रहता है? ऑन रहता है। और अगर आप एब्सेंट कर देते हैं लैक्टोज को तो वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। इसको अपन डिटेल से देखेंगे। फिलहाल तो आपको 3 बातें ये याद रखनी चाहिए। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये ऑन में उत्पन्न होती है। अगर लेकोपेरोन ऑन है तब जाके ये उत्पन्न होता है। बीटा ग्लैक्टोसाइड और परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज है ना। तो इन बातों को उतारो, आगे अपन देखते हैं। हाँ तो देखो अगला है, अगला अपन एनसीईआरटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको आपके सामने रखेंगे। बस आपको नीट हो चाहे आईसीआर का हो, सीयूट हो, आपको अगर साइंटिस्ट की बात आती है तो बस यही याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो किससे कहा गया है? अरिस्टो कहा गया है। अरिस्टो सर जो है अपने वो जंतु विज्ञान के जनक है। अगला कह रहा है अनुवांशिक के जनक कौन है? तो जी.जे. मेंडल है, वो अनुवांशिक के जनक है। अगला कह रहा है विकिरण अनुवांशिक के जनक कौन है? तो H.G. मूलर जो है वो विकिरण अनुवांशिक के जनक है। अगला कह रहा है आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? तो बेटसन है। माइक्रोस्कोपी का जनक कौन है? तो मार्सलो मालपीजी है। दूसरा है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कॉच है। इसके आगे है जीवाणु विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के कौन है जनक? तो ये कौन है? डी विंची है। पूरा नाम क्या है इसका? लियोनार्ड डी विंची। अगला कह रहा है सूक्ष्म जैविकी का जो वैज्ञानिक है, जनक है, वो कौन है? तो लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जैविकी का ये पूछा जाता है भैया, हाँ है ना। ये जितने भी आपके पास है ये पूछे जाने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी का नहीं है इतना खास। दूसरा है देखो सूक्ष्म जैविकी का हो गया लुईस पाश्चर। जीरोटोलॉजी, जीरोटोलॉजी का कौन है? व्लादिमीर कोर्नेचेव्स्की, ये इनके साइंटिस्ट है, इसके जनक है जीरोटोलॉजी के। अगला कह रहा है एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के कौन है? थॉमस एडिसन है, एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरा है सर बैक्टीज के कौन है? तो टुआर्ड दी हेरिल, टुआर्ड दी हेरिल जो है बैक्टीरियोलॉजी के जनक है। इनको आपको याद रखना और इनको ऐसे नहीं कि रट के आप बैठे हो, जब भी एग्जाम हो उससे पहले एक बार इनको देख के चले जाओ, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्योंकि आपको इसको इनके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर 3 वैज्ञानिक या 2 वैज्ञानिक के बारे में भी अपन अच्छे से जानते हैं तो ऑप्शन कट के आंसर निकल ही जाता है। तो ज़्यादा इतना लोड लेने की जरूरी नहीं है। अगला कह रहा है आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है? तो एडियास वेल्सियम है। अब दूसरा है रक्त परिसंचरण के कौन है? तो विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। आपको ये याद रखना है। आधुनिक शारीरिकी इतना इनके बारे में, एडियास के बारे में अभी तक कोई पूछा नहीं गया है। दूसरा कह रहा है वर्गीकी, वर्गीकी के कौन है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, कैरोलियस लिनियर। आपका आता है इसका, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और याद भी होगा, पूछा भी जाता है बहुत बार, कैरोलस लिनियस। दूसरा है चिकित्सा शास्त्र के कौन है? तो हिपोक्रेट्स, ये भी पूछा जाता है। इसके आगे अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो व्रीज आता है। इसके बाद अगर आप दोबारा पर बात करते हैं जो पूछा जाता है प्रतिरक्षा के वैज्ञानिक जो है, विज्ञान के जनक, वो कौन है? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में भी बताया, आपको पता है। अगर वैक्सीन की खोज पूछा जाए तो कौन है? बोलो, लुईस पाश्चर। और अगर वैक्सीनेशन के बारे में पूछ ले तो कौन है? एडवर्ड जेनर है। अगला है कि आधुनिक भ्रूणिकी के कौन है? तो कार्ल ई वॉन वेयर है, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक। वनस्पति शास्त्र के पूछे तो थियोफ्रिटेसस है इसके, वनस्पति के, आपको याद होगा, पूछा भी जाता है बहुत बार। पादप रोग विज्ञान के कौन है? तो A.G. बटलर जो है वो पादप विज्ञान के इतना खास है नहीं, पादप रोग विज्ञान के एग्रीकल्चर वालों के लिए
आईसीआर वालों के लिए मान सकते हैं अपन। दूसरा है पादप क्रिया विज्ञान। कौन है पादप क्रिया विज्ञान को? कौन है? स्टेफन हेल्स। पादप क्रिया विज्ञान के हैं स्टेफन हेल्स। जो जितने भी मैंने बोले हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जंतु विज्ञान के अरस्तु बताया अपन ने, इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं एक बार। और अनुवांशिकी कौन है रे? जे मेंडल है। विकर्ण अनुवांशिका एच मुल्लर अपन ने बताया। आधुनिक अनुवांशिका का अपन बैटसन ने बताया। माइक्रोस्कोपी का अपन ने क्या बोला? मार्स सेलो को बताया। जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कॉच को बताया। जीवाश्म विज्ञान का कौन है रे? लियोनार्डो है। सूक्ष्म जैविकी के कौन है? लुईस पाश्चर है। जीरोटोलॉजी का अपन ने बताया व्लादिमीर को बताया। एंडोक्राइनोलॉजी को अपन थॉमसन एडिसन को बताया। बैक्टीरियोफेज का अपन ने किसको बताया? ट्वार्ड बताया। अगला क्या कह रहा है भाई साहब? आधुनिक शारीरिकी को किसको बताया रे? एडियास वेल्सियन को बताया। रक्त परिसंचरण कौन है? लुईस हार्वे है। अगर आपको एबीओ ब्लड ग्रुप पूछ ले, आरएच फैक्टर के बारे में पूछ ले, तो अपन का आंसर कौन सा जाना है? विलियम हार्वे। वर्गीकी के जनक आपने बोला, बहुत अच्छे से पूछा जाता है केरोस लिवियस को। चिकित्सा का अपन ने बताया, हिपोक्रेट्स को बताया। उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी व्रीज को देखा। प्रतिरक्षा विज्ञान अपन ने कहा एडवर्ड जेनर। और आधुनिक भ्रूणिकीय का कार्स ई वॉन वेयर को बताया। वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रिटस को बताया। पादप रोग विज्ञान को एजे बटलर ने दिया। पादप क्रिया विज्ञान की बात करते हैं स्टेफन हेल्स को अपन याद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वैज्ञानिक आपको बस यही याद करना है, इसके अलावा ज़्यादा माथापोड़ी करना नहीं है। ना आता है ना ही पूछता है, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है एग्जाम में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने है, रटने की इनको जरूरी है नहीं, मैंने बता दिया आपको। और जब भी एग्जाम हो उससे पहले आप एक बार इनको देख के चले जाओ तो ठीक है। और ये जो वन लाइनर की जो क्लासें आपकी चल रही है एग्जाम की, वो प्रॉपर आपकी आती रहेगी। और इनके प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आप मेंटेन करना। ठीक है, ओके।